हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज सेंटर। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इग्नू की बुक BHDLA 137 के सेकंड चैप्टर उच्चरित और लिखित भाषा संप्रेषण के तत्व। इसमें हमने पढ़ा था 2.2, 2.3, 2.4। आज हम पढ़ेंगे 2.5 उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषता। फिर 2.6 उच्चरित भाषा के प्रकार्य, 2.7 लिखित भाषा के प्रकार्य, और फिर पढ़ेंगे लिखित भाषा पर उच्चरित भाषा का प्रभाव। 2.8 इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे हम स्किप कर देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टू 2.5 उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषताएं। अभी हमने यह जाना कि लिखित भाषा अपनी प्रकृति में स्थायी होती है, जबकि उच्चरित भाषा अस्थायी। लिखित भाषा जो है वो अपनी प्रकृति में स्थायी होती है, जिसका एक ही अर्थ होता है, और जो उच्चरित भाषा है, जो बोली हुई भाषा होती है, वो अस्थायी होती है। स्थायी होने से हमारा तात्पर्य यह है कि जिस विषय पर कुछ भी लिख दिया जाता है वह एक दस्तावेज बन जाता है। जैसे दस्तावेज हो गए, सब लिखित भाषा में होते हैं। इन्हें महत्वपूर्ण भी माना जाता है और इन पे लोगों का ज़्यादा विश्वास भी होता है लिखी गई बातों पे। इस लिखित रूप को हम अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। अनंत काल तक इन्हें हम सुरक्षित भी रख सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लेखन संप्रेषण के क्षेत्र को व्यापक विस्तार देता है। यह विस्तार ही इसे शक्ति संपन्न बनाता है। हम बार बार इसका वाचन कर सकते हैं। हम बार बार इन्हें पढ़ भी सकते हैं। 1000-2000 साल पहले की लिखित सामग्री को हम सुरक्षित रख पाते हैं। इसके विपरीत वाक् संप्रेषण का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। मौखिक संप्रेषण मात्र कान की सीमा तक ही हो सकता है। बिना किसी उपकरण के मानव स्वर बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकता, जबकि लिखित संदेश भौगोलिक सीमा तक अतिक्रमण करके दूर दूर तक पहुंच सकता है। अब इसमें बोल रहे हैं जो हम बोलते हैं, वाक् संप्रेषण जो होता है, जो हम बोलते हैं, वो सिर्फ हमारे कानों तक ही सीमित रहता है और बिना किसी उपकरण, मतलब बिना किसी माइक वगैरह के हम ज़्यादा दूर तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकते, अपनी बात ज़्यादा दूर तक पहुंचा नहीं सकते। जबकि लिखित जो संदेश होता है वो भौगोलिक सीमाओं का भी अतिक्रमण करके दूर दूर तक पहुंचता है। जैसे देश विदेश तक अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं लिखित रूप में। लिखित भाषा वह भाषा व्यवस्था है जिसे सतर्कता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। लेखन एक सुविचारित पद्धति है, इसलिए इसकी संरचना अधिक सुगठित, मानकीकृत और एक रूपता लिए हुए होती है। इस प्रकार संरचनागत गठन बोलचाल की भाषा में प्राय नहीं होता है। यह भी ध्यान देने की बात है, और इससे मौखिक और लिखित भाषा की विशेषता की तुलना संभव हो पाती है। जबकि लिखित संदेश देना संभव हुआ तो संदेशवाहक की मध्यस्थता समाप्त होने लगी। मौखिक संप्रेषण पूर्णतः संदेशवाहक पर निर्भर था। मौखिक
मौखिक संदेश संदेशवाहक की सीमा के कारण थोड़ा बहुत बदल भी जाता था। अगर हम साहित्य की वाचिक परंपरा को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि मौखिक रूप से एक से दूसरे तक पहुँचते पहुँचते साहित्य संदेश और उसकी संरचना में बहुत बदलाव आ जाता था। लिखित संदेश में ऐसे संदेशवाहकों द्वारा हजारों मील तक पहुँचाया जा सकता है जो स्वयं नहीं जानते कि संदेश क्या है। उनके लिए लिखित संदेश की उस भाषा को जानना समझना जरूरी नहीं है जिसमें वह लिखा गया है। पदबंधित लेखन किसी भी अन्य उस साधन की तरह है जो मानव की शक्ति का विस्तार करता है। लेखन के आविष्कार ने अनेक सामाजिक ज़रूरतों की आपूर्ति को संभव बनाया। भाषिक व्यवहार की उसने नई दिशाएं खोली और सामाजिक संप्रेषण तथा आर्थिक परिवर्तन में अपनी व्यापक भूमिका निभाई। अब इसमें बोला गया है जो लिखित भाषा होती है वह सतर्कता के साथ प्रस्तुत की जाती है। सतर्कता होती है, सुविचारित पद्धति होती है, सुगठित संरचना होती है और एक रूपता होती है। और जो मौखिक संप्रेषण है उसमें जो संदेशवाहक संदेश लेके जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में संदेश थोड़ा बहुत बदल जाता है। यहाँ देखो, मौखिक रूप से एक दूसरे तक पहुंचते पहुंचते साहित्य संदेश और उसकी संरचना में बहुत बदलाव आ जाता है। जैसे हमने बोला कुछ है और संदेशवाहक को हमने कुछ बोला, संदेशवाहक ने अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दिया या कुछ घटा दिया, ऐसे उसने दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया और इससे आगे जाएगा तो वो और बदल जाएगा। ऐसे परिवर्तन होता रहता है मौखिक संप्रेषण में। कई बार तो पूरी बात चेंज हो जाती है। लिखित संदेश ऐसे संदेशवाहकों द्वारा हजार मीलों तक पहुंचाया जाता है जो खुद नहीं जानते कि संदेश क्या है। उन्हें तो जो संदेशवाहक बोलेगा वो वैसा ही मान लेते हैं, ना वो उस भाषा को जानने समझने की ज़रूरत करते हैं। इसके अलावा लिखित भाषा की इकाइयाँ जैसे वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, अनुच्छेद आदि विभिन्न विराम चिन्हों और एक निश्चित विन्यास द्वारा स्पष्टता के साथ उल्लेखित रहती है। उधर बोलचाल की भाषा इतनी सहजता, स्वाभाविकता तथा तीव्रता से उत्पन्न होती है कि इस भाषा के रूप में संरचनागत जैसी जटिलता तथा कसाव आना एक प्रकार से असंभव सा ही होता है। यह नहीं कोई वक्ता बोलने से पहले जटिल संरचनाओं की पूर्व संकल्पना करके भी बोलना चाहे तो भी वह इन जटिल संरचनाओं को लेखन में तो ला सकता है, बोलचाल की भाषा में यह संभव नहीं होता। लिखते समय तो व्यक्ति लंबे लंबे वाक्यों में अपनी बात कह सकता है, परंतु बोलते समय ऐसा कर पाना अनेक कारणों से संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि बोलचाल की भाषा में प्राय शिथिल संरचनाएं देखने को मिलती है। अब इसमें बोला गया है जो लिखित भाषा है उसमें कई इकाइयाँ जैसे वाक्य हो गया, उपवाक्य, पदबंध, अनुच्छेद आदि और विराम चिन्ह निश्चित विन्यास द्वारा स्पष्ट रूप से लिखित हो रहती है ये। और जो बोलचाल की भाषा है उसमें इतनी सहजता, स्वाभाविकता, तीव्रता और संरचनागत जटिलता और कसाव आना असंभव सा ही है। जैसे लिखित भाषा में जटिलता, सहजता, स्वाभाविकता होती है और तीव्रता होती है,
वो बोलचाल की भाषा में असंभव सा ही है। ये हमारे पॉइंट्स है, इन्हें ना पॉइंट्स में ही लिखना। जैसे एक पॉइंट ये हो गया, जैसे स्थाई अस्थाई हो गया। लिखित भाषा होती है स्थाई हमारी, और बोलचाल की भाषा अस्थाई होती है। लिखित भाषा को हम संभाल के रख सकते हैं, और जो बोलचाल की भाषा है उन्हें हम संभाल के ही नहीं रख सकते, बस कानों तक ही सीमित रहती है। ऐसे ही पॉइंट्स है, और ये एक पॉइंट्स ये है, लिखित भाषा सतर्कता के साथ प्रस्तुत की जाती है, सुविचारित होती है, सुगठित होती है। और जो बोलचाल की भाषा है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते पहुंचते बदल जाती है, चेंजेस आ जाते हैं उसमें। ये हो गया हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा ये था हमारा, लिखित भाषा में ये सब इकाइयाँ होती है, सहजता, स्वाभाविकता, ये सब होती है, जबकि बोलचाल की भाषा में ऐसा नहीं होता। आगे देखते हैं अब। इसके अलावा शब्दों तथा अनेक प्रकार के पदबंध एवं उपवाक्यों की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति हमें बोलचाल की भाषा में पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। बोलचाल या मौखिक भाषा में बोलते बोलते अधूरे पदों, पूरक वाक्य संरचनाओं, तकिया कलाम आदि का बीच बीच में खूब प्रयोग दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, आप समझते हैं, मैंने कहा, आप जानते ही हैं, आप समझते हैं, माफ़ कीजिए, हमें सोचना है, समझे, आप समझते हैं, ठीक है, आदि अनेक ऐसी संरचनाएं हैं जिनको हिंदी में वक्ता बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। बोलचाल की भाषा में हमें ये पदबंध और उपवाक्य दिखाई पड़ते हैं। ये सारे हो गए, जैसे आप समझते हैं, मैंने कहा, आप जानते ही हैं, आप समझते हैं। ये सब बोलचाल या मौखिक भाषा में पाए जाते हैं, जिन्हें तकिया कलाम भी बोलते हैं। यही नहीं, संहिता, अनुतान, बलाघात, यति, चेष्टाओं, हाव भाव प्रदर्शन, हाथ पैर हिलाना, उंगलियों के तरह तरह के संकेत आदि के माध्यम से वक्ता बोलचाल की भाषा को बोलते समय छोटे छोटे उच्चारण खंडों में विभक्त करता चलता है। अब जब हम बोलचाल की भाषा यूज़ करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे हाव भाव प्रकट होते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, हम उंगलियों से भी संकेत देते हैं। अब ये तो था बोलचाल की भाषा। अब लिखित भाषा देखते हैं। लिखित भाषा की संरचना में हमें हमेशा एक क्रमबद्धता दिखाई देती है। कर्ता, क्रम और क्रिया यथास्थान प्रयुक्त होते हैं, परंतु बोलचाल की भाषा में आपको प्राय क्रम विखंडित मिलेगा। अब जो लिखित भाषा है उसमें तो सब सीरियल वाइज होता है, कर्ता, क्रम, क्रिया यथास्थान प्रयुक्त होते हैं। ये सब मतलब सीरियल वाइज होते हैं, ये सब कर्ता, क्रम और क्रिया। परंतु जो बोलचाल की भाषा है उनमें ऐसा कोई क्रम नहीं मिलता, क्रम विखंडित होते हैं ये। लिखित भाषा में ऐसा प्राय नहीं होगा कि विश्लेषण संज्ञा के बाद क्रिया विशेषण क्रिया के बाद आए, परंतु बोलचाल की भाषा में इस प्रकार का क्रम परिवर्तन भी खूब देखने को मिलता है। अब जो लिखित भाषा है उसमें यह नहीं होता कि संज्ञा के बाद क्रिया विशेषण आए, क्रिया विशेष, परंतु जो बोलचाल की भाषा है इसमें ऐसा परिवर्तन देखने को खूब मिलता है।
नीचे हम बोलचाल की भाषा का एक नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये एक नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे चुनाव पार्टी का, चुनाव अभियान का, ये आप देख लेना। बोलचाल की भाषा की एक विशेषता यह भी होती है, चूँकि यहाँ वक्ता और श्रोता परस्पर एक दूसरे के सम्मुख होते हैं, संप्रेषक को संदर्भ से ही समझाया जा सकता है। अनेक विषयों से संबंधित संदर्भ उनके मन में ही रहते हैं। उदाहरण के लिए, 1. कल चलेंगे, मैं टिकट ले आऊँगा, मैं टिकट लेता आऊँगा। 2. ठीक है, कहाँ मिल रहे हो? 1. वही, उसी जगह। 2. उसे भी साथ ले आऊँ या नहीं? 1. अरे नहीं, छोड़ो उसे। यहाँ उपयुक्त वार्तालाप को सुनकर यह पता लगाया जाना मुश्किल है कि पहला व्यक्ति किस प्रकार की टिकट की बात कर रहा है। बस की, रेल की, सिनेमा की, नाटक की या किसी अन्य। इसी प्रकार उस जगह से यह पता नहीं चल रहा कि किस स्थान पर मिलना है और उसे साथ ले आऊँगा या नहीं से यह आभास नहीं मिल पा रहा कि किसे साथ लेने की बात पूछी गई है। वह कोई लड़का है या लड़की। कहने का तात्पर्य यह है कि बोलचाल की भाषा में संदर्भ, जो कि वक्ता और श्रोता के मन में स्पष्ट होता है, को बिना समझे बात को समझा नहीं जा सकता। परंतु लिखित भाषा में ऐसी स्थिति या इस प्रकार की स्थिति बिना संदर्भ स्पष्ट किए नहीं प्रस्तुत की जा सकती। उसका कारण यही है कि लिखित भाषा में प्रतिभागी परस्पर एक दूसरे के सम्मुख नहीं होते। अंततः संप्रेषक को समझने के लिए संदर्भ पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए यहाँ ऐसे शब्दों को नहीं रखा जाता जहाँ की अर्थ को संदर्भ के सहारे निकालना या समझना पड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि लिखित भाषा में इस प्रकार की उक्तियाँ जैसे इसे, उसे, यह चीज़, वह चीज़, यहाँ पर, वहाँ पर, बिना उनके संदर्भ को स्पष्ट किए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि जो लिखा होता है उसे समझने के लिए जो पढ़ने वाला होता है वो सामने नहीं होता, तो बिना संदर्भ को स्पष्ट किए बिना लिखने में ये सब चीज़ें नहीं आती। बोलचाल की भाषा में तो सामने होता है बंदा, तो उसे पता होता है कि किस बारे में बात चल रही है, कहाँ जाना है, किस बारे में बोल रहे हैं। और जो लिखा हुआ होता है उसमें सामने नहीं होता, इसलिए जो लिखा हुआ होता है उसमें संदर्भ स्पष्ट करना पड़ता है। इसलिए बोलचाल की भाषा में ऐसे वर्ड्स बिना संदर्भ स्पष्ट किए नहीं लाए जाते। ये सब आपको पॉइंट्स में ही लिखना है, पॉइंट्स बना के। जितना पॉइंट्स बना के लिखोगे उतने सही नंबर आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। बोलचाल की भाषा तो परस्पर आदान प्रदान है। यहाँ बोधन के अंतराल को तुरंत स्पष्ट कर लिया जाता है, परंतु लेखन में तो लेखक को ही इस अंतराल के विषय में पूर्व संभावना करके चलना पड़ता है, क्योंकि लिखित रूप को जब पढ़ा जाता है और समझा जाता है तब विभिन्न पाठक अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हुए पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, संस्कृत एक ऐसा युग रहा है जहाँ पाठावली या पाठ की अलग अलग आचार्यों द्वारा अपने अपने ढंग से अलग अलग व्याख्याएं या टीकाएं की नई और नए नए सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, नाट्य शास्त्र की व्याख्या ही थी जो भट्ट
लोलट, भट्टनायक, शकुंक और अभिनवगुप्त द्वारा आगामी युग में की गई। प्रत्येक आचार्य की यह व्याख्याएं अलग अलग दार्शनिक पृष्ठभूमि के आधार के लिए रहने के कारण नए नए सिद्धांत के रूप में सामने आई। यही स्थिति हमें अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद तथा द्वैताद्वैतवाद के सिद्धांत में दिखाई देती है, जहाँ की एक ही सूत्र की व्याख्याएं शंकर, रामानुज, वल्लभ, मध्व द्वारा अलग अलग दार्शनिक पृष्ठभूमि में की गई। अब इसमें था जो बोलचाल की भाषा है उसको तो तुरंत ही स्पष्ट कर लिया जाता है, तुरंत ही समझ लिया जाता है क्योंकि बंदा सामने होता है। पर जो लिखित होता है उसमें जो पाठक होते हैं, उसके जो पढ़ने वाले होते हैं, सब अपने अपने ढंग से समझते हैं, अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्याएं करते हैं। और ऐसा कई आचार्यों द्वारा अपने अलग अलग तरह से उनकी व्याख्याएं की गई है। संस्कृत में जैसे कई टीकाएं हो गई, सबने अपने अपने सिद्धांत स्थापित किए हैं। जैसे नाट्य शास्त्र को भी ले ले तो ये सब जो है, जैसे भट्ट हो गया, लोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त, सब ने अपने युग में अपने अपने तरह से इनकी व्याख्याएं की है। जिसने जो जैसे समझा उसने वैसी व्याख्या की। आगे देखते हैं अब। चूँकि लेखन में मौखिक भाषा की भांति तुरंत प्रबल की अवकाश नहीं रहता, लिखित भाषा में असंदिग्धता तथा अनेकार्थकता को लिए अवकाश बना रहता है। लेखकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन गुणों से अपने लेखन को जहाँ तक बचा सके बचाए। मौखिक वार्तालाप में यदि कोई शब्द या संरचना इस प्रकार की आती है तो असंदिग्ध हो या अनेकार्थी हो तो श्रोता संदर्भ में उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है, और फिर भी कई संदेश रह जाता है तो पुनः वक्ता से पूछकर स्पष्ट करता चलता है। परंतु लिखित भाषा रूप में श्रोता जैसी स्थिति नहीं होती। अतः वहाँ इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन में न आने देने का उत्तरदायित्व लेखक पर ही आता है। अब इसमें था जैसे कि कहीं पे असंदिग्धता आ जाती है, जैसे समझ नहीं पाते, या अनेकार्थता, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। लिखित भाषा में तो है पाठक सामने नहीं हो पाता तो वो समझ नहीं पाएगा, और जो बोलचाल की भाषा है उसमें तो सामने ही होता है समझने वाला, तो वो दोबारा उससे पूछ सकता है। पर जो लिखित रूप में होता है उसमें पाठक समझ नहीं पाता, तो ये लेखक का उत्तरदायित्व होता है कि उसे सही से स्पष्ट करे, ऐसी अनेकार्थता या असंदिग्धता को आने ना दे। लिखित भाषा में विविध प्रकार के कतिपय विशिष्ट अभिलक्षण पाए जाते हैं जो मौखिक भाषा में नहीं दिखाई देते। उदाहरण के लिए विराम चिन्ह, विविध प्रकार की लेखनीय आकृतियाँ, तरह तरह के रंगों का प्रयोग आदि ऐसी युक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग लेखन को व्यवस्थित और आकर्षक बनाता है। बोलचाल में तो केवल खंडेतर अभिलक्षणों जैसे सुर, तान, लय, बलाघात, संहिता आदि को ही आधार बनाया जा सकता है, और कतिपय लेखनीय युक्तियों को
इन्हीं माध्यम से व्यक्त करने में प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए, प्रश्न और आचार्य को जहाँ लिखित भाषा में प्रश्नवाचक तथा आचार्य सूचक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ उच्चरित भाषा में इन्हें क्रमशः उदात्त, अनुतान तथा उच्चारण में तेजी लाकर ही व्यक्त किया जा सकता है। इसमें था लिखित भाषा में तो कई प्रकार की आकृतियाँ आ जाती है, चिन्ह आ जाते हैं, विराम चिन्ह, विविधताएं, लेख में आकृति, रंग भी आ जाते हैं, जैसे हो गया प्रश्नवाचक भी आ जाते हैं, आश्चर्य सूचक। परंतु जो उच्चरित भाषा है उनमें ऐसा कुछ नहीं आता। उनमें सुर, तान, लय इन सब के द्वारा ही या फिर उच्चारण में तेजी लाकर व्यक्त किया जाता है इनको। जब कोई विशिष्ट बात कहनी होती है या किसी विशिष्ट बात पर किसी का ध्यान आकर्षित करना होता है तो लेखन में प्राय उस वाक्य को रेखांकित कर दिया जाता है, जबकि मौखिक भाषा में इसे आवाज़ में तेजी लाकर व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार लेखन में कम महत्व की बात को कोष्ठक में रखकर समझाई जाती है, जबकि बोलचाल में धीमी आवाज़ में और धीमे स्वर के साथ यथाकथा कही जा सकती है। अब इसमें है जो लेखन में होता है, किसी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना होता है तो उस वाक्य को रेखांकित कर दिया जाता है, जबकि मौखिक होता है तो उसमें आवाज़ में तेजी लाकर व्यक्त किया जाता है बात को। इसी प्रकार जब कम महत्व की बात होती है लेखन में तो उसे ब्रैकेट में रख दिया जाता है, ब्रैकेट में रख के समझाई जाती है। और बोलचाल के उसमें आवाज़ धीमे करके या स्वर को धीमे करके कही जाती है ये बात। परंतु सच तो यही है कि लेखन में प्रयुक्त इन सभी युक्तियों के लिए बोलचाल की भाषा में कोई समतुल्य युक्ति नहीं है। इसी का परिणाम यह होता है कि लिखित भाषा में प्रयुक्त ऐसे अनेक रूप हैं जिनकी संरचना को बोलकर या पढ़कर संप्रेषित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए अनेक प्रकार की तालिकाएं, समय सारणियाँ, ग्राफ पर प्रदर्शित सूचनाएं, गणित और विज्ञान के अनेक सूत्र, मानचित्रों में दिखाए गए अनेक प्रकार के संकेत जैसे नदी, समुद्र, पर्वत, देशों की सीमाएं, अक्षांश और देशांतर को प्रदर्शित करने वाले रेखांकित संकेत आदि सभी कुछ लेखन में प्रयुक्त होने वाली वह युक्तियाँ हैं जिनको लिखकर तो संप्रेषित किया जा सकता है परंतु बोलकर नहीं। इन सभी जो ये सूचनाएं हैं, जो ग्राफ हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गए, कई सूत्र होते हैं, मानचित्र हो गए जैसे नदी वदी, समुद्र, पर्वत, देश की सीमाएं, इन सब को लिखकर तो दर्शाया जा सकता है परंतु बोलकर नहीं दर्शाया जा सकता इन्हें। इसी प्रकार की स्थिति के एकदम विपरीत मौखिक भाषा में भी हमें अनेक ऐसी युक्तियाँ दिखाई देती है जिनको लेखन में अभिव्यक्त कर पाना कठिन ही नहीं असंभव भी है। उदाहरण के लिए बोलते समय तरह तरह की क्रियाएं करना जैसे चलना, बैठना, दौड़ना, गिरना, फिसलना आदि, या हाव भाव, तरह तरह की अनेक चेष्टाओं का प्रदर्शन तथा भावों एवं अनुभव का प्रदर्शन जैसे रोना, हंसना, घृणा करना, क्रोध करना, मुस्कुराना, आंसू आना आदि को मौखिक में तो सहजता से अभिव्यक्त किया जा सकता है परंतु लेखन में इनको अभिव्यक्त करने में कोई साधन नहीं है। नाटक एकांकियों में जहाँ लेखक इन चेष्टाओं, भावों, क्रियाकलापों को करते हुए अपने पात्रों को दिखाना चाहता है, वहाँ नाटक एकांकी में लिखित रूप में कोष्ठक में इस प्रकार के संकेत देता हुआ चलता है। रोते हुए, हंसते हुए, गुस्सा करते हुए, दौड़ते हुए, चलते हुए, बच्चों को गोद में लेते हुए आदि।
अब जो हम मौखिक रूप में क्रियाकलाप जो करते हैं, जैसे चलना, बैठना, दौड़ना, फिसलना, हाव भाव हो गए, मुस्कुराना, क्रोध करना, आंसू आना, ये सब मौखिक रूप में तो कर लेते हैं। पर जो लेखन के रूप में होता है, जो नाटक एकांकी में जो होता है, उसमें लेखक ब्रैकेट में रख के इन सब को लिखता है। जहाँ तक लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा में के शब्दकोश तथा व्याकरण का प्रश्न है, इन दोनों में भी हमें पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलती है। अब शब्दकोश और व्याकरण में भिन्नता, प्रत्येक भाषा में कुछ संरचनाएं ऐसी मिलती है जिनका प्रयोग केवल लिखित में तो संभव है, मौखिक में नहीं। हिंदी में भी अनेक उपवाक्यों से मिलकर बने जटिल संयुक्त वाक्य लेखन में तो देखे जा सकते हैं, परंतु बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। इसी प्रकार के अकर्तव्य वाक्य की अनेक संरचनाएं ऐसी है जिनका प्रयोग लेखन में तो संभव है, पर बोलचाल में उनका प्रयोग सामान्यतः हिंदी भाषाभाषी नहीं करता। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए। अब ये कुछ वाक्य है। माँ के द्वारा नौकरानी से बच्चे को दूध पिलाया गया। राम के द्वारा इस चारपाई पर सोया जाता है। छात्रों को अध्यापक द्वारा निबंध लिखवाया जाएगा। ऊपर दिए गए तीनों वाक्य अकर्तव्यवाचक के है। व्याकरण की पुस्तकों में तो आप इस प्रकार के वाक्यों को देख सकते हैं, परंतु सामान्य बोलचाल में कोई भी इन वाक्यों का प्रयोग नहीं करेगा। सामान्यतः यही बात नीचे दिए गए वाक्यों के रूप में कही जाएगी। माँ ने नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाया। राम इस चारपाई पर सोता है। अध्यापक छात्रों को निबंध लिखवाएगा। लेखन में तो इस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा, पर जो बोलचाल की भाषा है उसमें ये सब बोला जाता है। ये अंतर मिलते हैं इनमें। भाषा द्वैत की स्थितियों में पाए जाने वाले उच्च कोड तथा निम्न कोड की स्थिति भी इसका उदाहरण है, जहाँ पूरे एक कोड का प्रयोग केवल लेखन में होता है और दूसरे कोड का प्रयोग केवल उच्चरित भाषा में। शब्दावली के क्षेत्र में भी यदि हम देखें तो भाषाओं में हमें अनेक शब्द ऐसे मिलेंगे जिनका प्रयोग लिखित भाषा में तो होता है, परंतु बोलचाल की भाषा में बिल्कुल नहीं होता। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली को ही लीजिए। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली का प्रयोग लेखन में तो आपको मिलेगा, पर बोलचाल में प्राय लोग इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उदाहरण के लिए आप किसी भी इंजीनियर के कार्यालय पर लगे बोर्ड पर ध्यान दीजिए। वहाँ लेखन में इंजीनियर के लिए अभियंता शब्द का प्रयोग हुआ होगा। कितने हिंदी भाषी बोलचाल की भाषा में अभियंता शब्द का प्रयोग करते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जिसका लेखन में तो प्रयोग होता है, परंतु बोलचाल में नहीं होता उनका प्रयोग। हिंदी की स्थिति तो इस संदर्भ में और भी विचित्र है। प्रयुक्त विभिन्न प्रयुक्तियों जैसे कार्यालयीन हिंदी, बैंकिंग हिंदी, आयुर्विज्ञान संबंधी हिंदी में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली पर ध्यान दीजिए। हिंदी में इन क्षेत्रों से संबंधित जो तकनीकी शब्द निर्मित किए गए हैं उनमें एक प्रकार से हिंदी भाषी से अनुवाद किया गया है।
जहाँ सीधा अनुवाद नहीं है वहाँ विचार तो विदेशी ही रहा है और संस्कृत के उपसर्ग और प्रत्ययों की मदद से नए नए शब्द निर्मित कर लिए गए हैं। अतः हिंदी भाषी वक्ता सामान्य बोलचाल में अंग्रेजी के मूल शब्द का ही प्रयोग करता है, हिंदी के नवनिर्मित शब्दों का नहीं। हाँ, यदि हम कुछ लिखना हो, अनुवाद करना हो, तब शब्दकोश की मदद लेकर इन शब्दों का प्रयोग मात्र लेखन में कर दिया जाता है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम प्रयोग केवल लिखने में करते हैं। बोलचाल में तो हम ऐसी अंग्रेजी से मिक्स शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो शुद्ध हिंदी होती है उन्हें बहुत कम बोला जाता है। जैसे कुछ संस्कृत के शब्द हो गए, उनका सिर्फ लिखने में ही प्रयोग किया जाता है, बोलचाल में ऐसे शब्द नहीं लाए जाते। इस स्थिति के विपरीत भी हमें भाषाओं में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जहाँ ऐसी संरचनाएं और शब्दावली प्राप्त होती है जिनका प्रयोग बोलचाल की भाषा में तो मिलता है परंतु लिखित भाषा में नहीं मिलता। उदाहरण के लिए प्रत्येक भाषा में आपको तरह तरह की गालियाँ, स्लैंग, वर्जित शब्द आदि मिलेंगे। बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग आपको प्रत्येक भाषा में मिलेगा, पर लेखन में सामान्यतः लेखक इनको प्रयुक्त नहीं करता, या करता भी है तो केवल उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर आगे 2-3 डॉट लगाकर थोड़ा खाली स्थान छोड़ देता है। इन संरचनाओं तथा शब्दों में कुछ तो ऐसे होते हैं जो समाज में बहुत अधिक प्रयुक्त होते रहने के कारण रूढ़ हो जाते हैं। लोग इनका प्रयोग आम बोलचाल में बिना अर्थ पर ध्यान दिए ही करते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में साला तथा माँ बहन की गाली के शब्द आदि। ऐसे रूढ़ शब्दों का प्रयोग तो कभी कभी लेखन में भी कर देते हैं, परंतु अन्य गाली और टैबू शब्दों का प्रयोग लेखन में तो त्याज्य ही माना जाता है। अब बहुत सारी गाली वगैरह हो गई या गंदे वर्ड्स हो गए, उनको बोलचाल में तो प्रयोग कर लेते हैं परंतु लिखित भाषा में उनका प्रयोग नहीं किया जाता। बोलचाल में तो बहुत नॉर्मल हो गई है आजकल गालियाँ वालियाँ, आजकल लोग गाली देकर ही ज़्यादा बात करते हैं, परंतु जो लेखक होता है वो इन सब का प्रयोग नहीं करता, और करता भी है तो सिर्फ उसका पहला अक्षर लिखकर पीछे 2-3 डॉट लगा देता है, पूरा नहीं लिखता। बोलचाल की भाषा की तुलना में लिखित भाषा अधिक जटिल, विविधतापूर्ण, रूढ़ तथा औपचारिक होती है। लिखित भाषा में ही हमें अनेक प्रयुक्तिपरक रूप दिखाई देते हैं। मौखिक भाषा की तुलना में यह अधिक संशोधित भाषाई रूप है। बोलचाल की भाषा में तो जो मुंह से निकल गया वही अंतिम होता है, परंतु लेखन में तो लेखक अपने को बार बार पढ़कर बार बार संशोधित कर सकता है। मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा अधिक मानक भी होती है। सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में मानकीकरण की प्रक्रिया का संबंध भाषा के लिखित रूप से ही होता है, मौखिक से नहीं। लिखित भाषा में प्राय रूढ़ अभिव्यक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाषाई समाज में विभिन्न संदर्भों में विभिन्न संरचनाएं रूढ़ हो जाती है। वह ना तो उनका प्रयोक्ता ही प्रधान होता है, ना ही वह व्यक्ति जिसके लिए वह संरचना प्रयुक्त की गई है। केवल उस विशिष्ट संदर्भ की मांग को देखते हुए उन रूढ़ संरचनाओं का प्रयोग उस भाषा में किया जाता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी को शादी, विवाह, जन्मदिन या इसी प्रकार के किसी अनुष्ठान के लिए आमंत्रित करता है, या कोई संस्था किसी व्यक्ति को किसी संगोष्ठी
सेमिनार आदि का जब निमंत्रण देती है तो उस पत्र की भाषा में औपचारिकता तो बरती जाती है, साथ ही उसमें जो वाक्य संरचनाएं या पदबंध आते हैं उनमें प्राय रूढ़ होते हैं। यदि विवाह संबंधी निमंत्रित पत्रों की लिखित भाषा आप ध्यान दें तो पता चलेगा कि सभी में गिने चुने एक जैसे रूढ़ वाक्यों का ही प्रयोग दिखाई देता है। उदाहरण के लिए अधिकांश निमंत्रण पत्रों का प्रारूप एवं भाषाई संरचना प्राय इस प्रकार की मिलती है। अब यह निमंत्रण पत्र है। अथवा हो सकता है कि किसी निमंत्रण पत्र में पावन बेला के स्थान पर शुभ अवसर लिखा हो और आशीर्वाद प्रदान करने के स्थान पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए जैसे रूढ़ उक्तियाँ हो। इस प्रकार समाज में अनेक ऐसे क्रियाकलाप, अवसर, कार्यक्रम होते रहते हैं जब औपचारिकता निर्वाह लिखित भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्राय उस व्यक्ति के परिचितों, मित्रों एवं सहकर्मियों द्वारा शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने की औपचारिकता का निर्वाह इस प्रकार के वाक्यों को लिखकर किया जाता है। अब ये किसी के निधन हो जाने के बाद जो पत्र होता है। लेकिन जब कोई किसी यहाँ गमी में जाता है तब बोलचाल में कभी भी इस प्रकार की औपचारिक और रूढ़ भाषा का प्रयोग नहीं करता। इस प्रकार प्रत्येक समाज में अनेक प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनको औपचारिकता का दर्जा तभी प्राप्त होता है जब उसमें लिखित अनुबंध तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए विवाह में पंडित जी वर तथा वधू से मौखिक रूप से भले ही जितने वचन भरवाए, परंतु यदि विवाह को कानूनी रूप देना है तो कचहरी में जाकर न्यायाधीश के समक्ष लिखित अनुबंध पर वर वधू के हस्ताक्षर करने ही होंगे। इसी तरह यदि मकान खरीदना या बेचना है या किराए पर लेना व उठाना है तो मौखिक रूप से भले ही कोई कितने ही आश्वासन क्यों ना दे, औपचारिकता तो तभी आती है जब लिखित दस्तावेज पर दोनों ही पक्ष के लोग हस्ताक्षर करते हैं। क्या आपने कभी इन इकरारनामों की भाषा देखी है? कभी आपको बैंक से या किसी अन्य सरकारी संस्था से ऋण लेना हो तो आपको इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने होंगे। लोग हस्ताक्षर भी करते हैं पर वह उनकी भाषा नहीं पढ़ते। कारण यही है कि भाषा इतनी औपचारिक, तकनीकी, जटिल तथा दुरूह होती है कि सामान्य व्यक्ति समझ से बाहर होती है। यद्यपि ऋण लेने से पूर्व अधिकारी उन सभी नियमों की चर्चा मौखिक रूप से कर देते हैं, परंतु उस समय मौखिक भाषा और इकरारनामे में नियमों को स्पष्ट करने वाली लिखित भाषा का अंतर वस्तुतः लिखित भाषा की औपचारिक विशेषता के कारण ही आता है। इसमें बताया गया है किसी भी तरह की महत्वपूर्ण जो गतिविधियाँ होती है, जैसे शादी हो गई, किसी का जन्मदिन हो गया या शोक पर आमंत्रित करना हो, जैसे किसी की मृत्यु पर आमंत्रित करना हो वगैरह वगैरह, इनके लिए ऐसे पत्र तैयार किए जाते हैं और इनकी भाषा बहुत ज़्यादा रूढ़ होती है, बहुत ज़्यादा कठिन होती है, जो कि बोलचाल में ऐसा नहीं होता। और समाज में बहुत सारी गतिविधियाँ ऐसी होती है जिनको औपचारिकता का दर्जा तभी मिलता है जो वो लिखित रूप में हो, उन पे हस्ताक्षर कर दिए गए हो। जैसे कि कोर्ट मैरिज हो गई या ज़मीन खरीदना, बेचना, किराए पर उठाना
या लोन वगैरह लेना, इन सभी में लिखित कार्रवाई की जाती है हस्ताक्षर वस्ताक्षर लेकर। तो ये थी हमारी उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषताएं। इतनी बड़ी हो गई ये वीडियो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई। वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। लैंग्वेज डिफ़िकल्ट थी बहुत ज़्यादा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।